हाय फ्रेंड, इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी एक्ट की और उसकी कुछ विशेषताओं पर प्रकाश डालेंगे और उसके बारे में बात करेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यह जो अधिनियम है वह 1 जुलाई 1882 से पूरे देश में इन्फोर्स हो गया था, लागू हो गया था। और यह जो अधिनियम है वह थर्ड लॉ कमीशन के द्वारा बनाया गया था। और यह जो अधिनियम है दोस्तों, इसकी जो एप्लीकेबिलिटी है वह होल इंडिया मतलब संपूर्ण भारत थी, कुछ राज्यों को छोड़कर, जैसे बॉम्बे, पंजाब एंड दिल्ली। यह कुछ राज्य ऐसे थे जो कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट बी में शामिल थे, उन पर लागू नहीं था। कुछ सालों बाद वहाँ पर भी लागू हो गया था। और इस अधिनियम की एक प्रमुख विशेषता यह भी है कि इसकी जो एप्लीकेबिलिटी है वह कुछ फॉरेन कंट्रियों में भी है, जैसे कि सोमालिया, युगांडा, कीनिया, यूथोपिया। क्योंकि यह जो एक्ट है वह बनाया तो गया था अंग्रेज़ों के द्वारा, इसलिए कुछ विदेशों में भी यह लागू होता है। अब बात करेंगे दोस्तों हम कि यह जो अधिनियम है उसमें कितने चैप्टर हैं। 8 चैप्टर हैं और टोटल 137 धाराएँ हैं। और इसकी जो एप्लीकेबिलिटी है वह मूवेबल एंड नॉन मूवेबल प्रॉपर्टी दोनों पे है, मतलब यह चल और अचल दोनों संपत्तियों पर लागू होता है। और दोस्तों इसका जो चैप्टर 2 है वह मुस्लिम ट्रांसफ़र पर लागू नहीं होता, ओनली चैप्टर 2। इसके अलावा जितने चैप्टर हैं वह लागू होते हैं। 8 चैप्टर में सिर्फ सेकंड चैप्टर ऐसा है जो मुस्लिम ट्रांसफ़र पर लागू नहीं होता। और इसका भूतलक्षी प्रभाव नहीं होगा, नॉन रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। बात करेंगे दोस्तों संपत्ति अंतरण अधिनियम को बनाने से पहले या इसके अधिनियमित करने के पूर्व संपत्ति अंतरण अधिनियम की भी कुछ व्यवस्थाएं थी, जैसे कि बंगाल रेगुलेशन एक्ट था। और वह कब का बना हुआ था? वह बना हुआ था आपका 1798 का। और इसके अलावा दोस्तों मद्रास रेगुलेशन एक्ट था, वह 1802 का था। वहाँ इस अधिनियम के द्वारा शासित होते थे। और इसके अलावा बम्बई रेगुलेशन एक्ट 1827 था। इस अधिनियम बनने के पूर्व ऐसी व्यवस्थाएं हमारे भारत में विद्यमान थी। बात करेंगे दोस्तों इसके सब्जेक्ट मैटर की। 8 अध्यायों में बटा हुआ यह अधिनियम, जिसमें कुल 137 धाराएं हैं। अधिनियम की धारा 5 से 37 तक का संबंध ऐसे सिद्धांतों से है जो चल एवं अचल दोनों संपत्तियों पर लागू होता है। और अधिनियम की धारा 38 से 53A तक में समाहित सिद्धांत केवल अचल संपत्ति के मामले पर ही लागू होते हैं। अब बात करेंगे कुछ ऐसे चैप्टर की, कुछ ऐसे सेक्शन की जो सिर्फ अचल संपत्तियों पर लागू होते हैं, जैसे कि आपका सेक्शन 54 से 57 तक, वह सेल यानी विक्रय, यह सिर्फ अचल संपत्तियों पर लागू होता है। अब बात करते हैं बंधक की। सेक्शन 58 से 104 तक, वह मॉर्गेज की बात करता है, वह सिर्फ अचल संपत्तियों पर लागू होता है। इसके बाद आता है पट्टा, सेक्शन 105 से लेकर 117 तक। इसी प्रकार संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के निम्नलिखित अध्याय के नियम चल एवं अचल दोनों संपत्तियों पर लागू होते हैं। पट्टा 105 to 117 और गिफ्ट दान 122 to 29, यह चल और अचल दोनों संपत्तियों पर लागू होते हैं। अधिनियम में आश्चर्यजनक पर बात यह है कि इस एक्ट की धारा 3 में अचल संपत्ति की पूर्ण परिभाषा नहीं दी गई है, और जो दी भी गई है वह निगेटिव के सेंस में है। इसके लिए हमें जनरल क्लॉजेज एक्ट की धारा 3 क्लास 26 का सहारा लेना पड़ता है। प्रॉपर्टी, सबसे पहले हमें जानना है प्रॉपर्टी क्या होती है। संपत्ति, जिस चीज़ पर स्वामित्व का प्रयोग सरलता तथा स्वाभाविक रूप से किया जा सके, अर्थात जिस पदार्थ पर किसी व्यक्ति का स्वामित्व हो सके, उसी को संपत्ति कहते हैं। स्वामित्व की 4 विशेषताएं हैं।
यह विशेषताएं ऑस्टिन ने भी बताई हैं। प्रयोग करने का अधिकार, अंतरण का अधिकार, विक्रय करने का अधिकार तथा अवशिष्ट अधिकार। किसी प्रॉपर्टी पर अगर यह विशेषताएं किसी व्यक्ति को प्राप्त हो जाती है तो वह उस व्यक्ति का स्वामी कहलाता है। और इस अधिनियम में ट्रांसफर के 2 प्रकार बताए गए हैं, एक बाई पार्टी और दूसरा बाइला, मतलब पक्षकारों के द्वारा प्रवर्तन और दूसरा विधि के द्वारा प्रवर्तन। और इसमें एक लीडिंग केस है जिस बाद में बताया गया है कि जो यह प्रॉपर्टी है या फिर भारतवर्ष में किसानों को जो भूमि है वह स्वामित्व, उस भूमि पर उनको स्वामित्व है या उन्हें केवल खेती करने का अधिकार है। इस फेमस केस है वह कलेक्टर ऑफ त्रिचुनापल्ली वर्सेज लेक्का स्वामी। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो यह जो अधिनियम है वह जो प्रॉपर्टी एक्ट की जो यहाँ पे प्रॉपर्टी एक्ट में जो अचल संपत्ति की परिभाषा दी गई है उसमें कहा गया है कि अचल संपत्ति के अंतर्गत उगती फसलें, ग्रोइंग क्रॉप्स इन घास, खड़े काष्ठ, ये सब नहीं आते। अगर एक लाइन में देखा जाए तो कहा गया है कि स्थावर संपत्ति के अंतर्गत खड़ा काष्ठ, उगती फसलें या घास नहीं आती। एक नेगेटिव परिभाषा दी गई है। और अगर हम इसकी कुछ और विशेषताओं की बात करें दोस्तों तो यह अधिनियम अपने आप में संपूर्ण नहीं है और यह अधिनियम अपने आप में निःशेषी भी नहीं है और यह अधिनियम अंतरण व्यवस्था का एकमात्र आधार भी नहीं है और यह अधिनियम पूरक व्यवस्था की परिकल्पना पर आधारित है और यह अधिनियम संपत्ति अंतरण अधिनियम की जीवित व्यक्तियों के बीच ट्रांसफर की बात करता है। और दोस्तों यह जो संपत्ति अंतरण अधिनियम है 1882 है का पहला संशोधन 1 अप्रैल 1930 में हुआ। कब हुआ? 1 अप्रैल 1930 को इसका पहला संशोधन हुआ। सो दोस्तों थैंक यू।